हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग जान लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर पूछ रहा आवृत्ति को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी वस्तु में 1 सेकेंड में जितने कंपन होते हैं उस कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। तो हम लोग आवृत्ति का परिभाषा हम लोग जान लिए और इसका मात्रक भी जान लिए, हर्ट्ज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछ रहा है मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित किया जाता है। मोलर द्रव्यमान को m से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 2 संक्रमित रोगों का नाम लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा चेचक और कोरोना। चेचक और कोरोना 2 संक्रमित रोग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक स्वस्थ व्यक्ति उसे कहते हैं जो सिर्फ ना शारीरिक रूप से स्वस्थ हो बल्कि वह मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को हम लोग स्वस्थ व्यक्ति मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 1 मोल से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं। 1 मोल बराबर आवोगाद्रो संख्या के बराबर यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु एवं अणु के होते हैं। तो इसका आंसर हम लोग जान लिए 6 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की प्रक्रिया में जो अन्य उत्पाद बनते हैं उनमें हाइड्रोजन भी शामिल है। ये पोषक तत्वों से युक्त नम भूमि में पनपते हैं। तो इसका आंसर 7 नंबर का जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 1 जूल को परिभाषित कीजिए। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक जूल है। तो जूल 1 जूल का परिभाषित करना हम लोग को और एक राशि को बताना भौतिक राशि का जिसका एसआई मात्रक जूल होता हो। तो इसका आंसर जान लेते हैं। किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे तो उस वस्तु पर किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। इसकी भौतिक राशि कार्य है ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो इसका ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग जब किसी माध्यम में आंतरिक तरंगी प्रभावित होती है तो माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे अनुप्रस्थ तरंग कि जब किसी माध्यम के आंतरिक तरंगे संचरित होती है तो माध्यम के कण तरंग की चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हम लोग जान लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसका क्वेश्चन है उदाहरण के साथ परिभाषित करें। तो पहला में दे दिया है संयोजकता। तो इसका आंसर जान लेते हैं। किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, रासायनिक अभिक्रिया में वह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, इसकी संयोजकता 1 होती है। अब संभारित देखते हैं। वे तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान 1 ही है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे संभारित कहते हैं। जैसे कि यहाँ आर्गन हो गया, आर्गन का परमाणु संख्या यहाँ पे 18 है
लेकिन परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे 40 है। और कैल्शियम का यहाँ पे देखेंगे तो परमाणु संख्या यहाँ पे 20 है और परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु में धनावेशित प्रोटॉन और ऋणावेशित या इलेक्ट्रॉन का मान समान होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। तो यह हम लोग थॉमसन का परमाणु मॉडल जान गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रतिरक्षीकरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब किसी वैक्सीन के टीके का प्रयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनकी प्रवेश पर रोक लगाते हैं तो इसलिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग जान गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसका आंसर में जान लेते हैं, जल प्रदूषण के 3 कारण बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण के 3 कारण निम्न है। पहला हो जाएगा उद्योगों से निकलने वाले कूड़े कचरे को जल में बहाने से होता है जल प्रदूषण, और जल जहाज़ों से निकलने वाले तेल से, जो पानी जहाज होते हैं उससे निकलने वाले तेल होते हैं उससे जल प्रदूषण होता है। और नेक्स्ट पशुओं को नहलाने शव को पानी में बहाने से, पशुओं को नहलाने और तथा शव जो होते हैं पशुओं के जो शव होते हैं उसको बहाने से पानी पर जल प्रदूषण होता है। इसी प्रकार हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 14 अब देखते हैं, आंतरिक ऊर्जा क्या है, इसके 2 उदाहरण क्या है। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ आंतरिक ऊर्जा हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। आंतरिक ऊर्जा का परिभाषा जान लेते हैं, कार्य करने के लिए किसी वस्तु को उपस्थित गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा की योग को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो इसका हम लोग जान लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो द्रव्यमान बराबर दे दिया हम लोग को 15 केजी और वेग बराबर दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। तो 1/2 करेंगे इंटू एम के जगह पर यानी मास के जगह पर 15 केजी दे दिया है, और भी मतलब वेलोसिटी का मान यहाँ पे 4 दे दे, तो v² यानी कि 4 × 4 किए तो 1/2 इंटू 15 इंटू 4 × 4 किए, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 120। तो इस प्रकार हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 15 को जान लेते हैं, टीकाकरण क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर जान लेते हैं, हमारे शरीर में किसी बीमारी के प्रति लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के लिए जो दवा दी जाती है उसे टीका कहते हैं। वैक्सीन को किसी भी रूप में हमारे शरीर में भेजा जा सकता है, क्योंकि यह दवा आपको खिलाई जाए, पिलाई जाए तथा इंजेक्शन के माध्यम से आपके शरीर में लगाया जा सकता है। इस प्रकार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के लिए टीकाकरण आवश्यक है। तो हम लोग इसका आंसर जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करें। तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं, आवृत्ति किसी माध्यम में कंपन करता हुआ कोई 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है उससे आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। और आवर्तकाल किसी माध्यम में कंपन करता हुआ कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। अब आवर्तकाल का SI मात्रक सेकेंड होता है। आवर्तकाल का SI मात्रक सेकेंड होता है। अब हम लोग तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग के बीच संबंध जान लेते हैं। माना कि किसी तरंग का तरंगदैर्घ्य लैम्डा है जो v वेग से गतिशील
है। अब तरंग वेग बराबर हम लोग को क्या होता है, तरंग दैर्ध्य बटा आवृत्ति होता है, यानी कि v बराबर लेमडा बटा टी। तो v बराबर 1/t इंटू लेमडा कर सकते हैं, तो इसको समीकरण 1 मान लिए। जब हम जानते हैं कि आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल होता है, यानी कि n बराबर 1/t होता है, तब समीकरण 1 से v बराबर यहाँ पे था 1/t इंटू लेमडा होता है। तो यहाँ 1/t का मान हम लोग यहाँ पे जान लिए, 1/t बराबर हम लोग n भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/t के जगह पर हो जाएगा n और लेमडा रहेगा, तो v बराबर हो जाएगा n बटा लेमडा। तो हम लोग को इसका संबंध हम लोग जान लिए तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और वेग के बीच में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछ रहा है समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें, तथा बी में दे दिया समस्थानिक के कोई 3 उपयोग लिखे। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। समस्थानिक वह तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि कार्बन का परमाणु संख्या यहाँ पे 6 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 12 है, तथा यहाँ पे फिर कार्बन है तो इसका परमाणु संख्या 6 है और परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे 14 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे अलग अलग है और परमाणु संख्या सेम है। तो हम लोग जान लिया। अब क्वेश्चन नंबर इसका बी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का समस्थानिक के 3 उपयोग। पहला देख लेते हैं, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है, तथा दूसरा में कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, और तीसरा में घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग समस्थानिक के 3 उपयोग के बारे में हम लोग जान लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसका ये जान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों को लिखें। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब प्रोटॉन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और प्रोटॉन नाभिक में स्थित होते हैं और इन्हें पी से प्रदर्शित किया जाता है, यानी प्रोटॉन को पी से प्रदर्शित किया जाता है। अब न्यूट्रॉन को जान लेते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। बी में देखते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक Hd एवं T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 आवश्यक गुणों को सारणीबद्ध कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। तो हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या 1 है, तथा इसका जो परमाणु द्रव्यमान है सो 1 है, यानी कि परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटॉन 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन यहाँ पे 0 हो जाएगा हाइड्रोजन का। या जब यहाँ पे द्रव्यमान 2 हो जाएगा यानी तो यहाँ पे प्रोटॉन 1 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, न्यूट्रॉन भी यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या तो यहाँ पे सेम है तीनों में, लेकिन परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इसमें 1 हो जाएगा प्रोटॉन में, और इलेक्ट्रॉन में 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन में 2 हो जाएगा। इसको हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम इस प्रकार हम लोग बोलते हैं। अब इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का बी भी कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट 19 नंबर, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से व्याख्या करें। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मृदा का निर्माण निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहला, सूर्य पत्थरों को गर्म करता है। दिन में सूर्य पत्थरों को गर्म करता है, जिससे
वे प्रसारित हो जाते हैं यानी कि फैल जाते हैं। रात के समय पत्थर सिकुड़ जाते हैं ठंड के चलते, इससे उसमें दरार पड़ जाती है, पत्थर में दरार पड़ जाती है और वह टूट जाता है। तो इस प्रकार मृदा का निर्माण होता है। सेकेंड में देखेंगे हवा से पत्थर के टूटने, आपस में टकराकर और भी छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार मिट्टी का निर्माण होता है। अब तीसरा में देखें जीव में मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे लाइकेन पत्थरों को सतह पर उगते हैं, लाइकेन है सो पत्थर के सतह पर उगते हैं जो पत्थर को चूर्ण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और मिट्टी के परत का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार मृदा का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं नदियों के बहाव से भी मृदा का निर्माण होता है। नदियों का जो जल होता है उससे पत्थरों में जब टकराता है तो उस प्रकार मृदा बनता है यानी मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा के निर्माण के हम लोग यहाँ पे 4 प्रकार के कारण जान गए। तो इस प्रकार हम लोग साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। और सारे सब्जेक्ट का वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।